नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 जून सन 2026। आज यानी 5 जून को विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा मौसम अपडेट। 6 जून तक मौसम रहेगा मेहरबान। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, आंधी बारिश का अलर्ट। किसानों के लिए जरूरी अपडेट। हरियाणा में अब QR कोड और आधार वेरिफिकेशन से मिलेगी DAP व यूरिया खाद, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में 1544 किलोमीटर सड़कों के चौड़ीकरण को मंजूरी। 12 फीट की चौड़ाई वाली रोडों को किया जाएगा अब 18 फीट चौड़ा। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो अब ऐप करेगा लॉन्च। बटन दबाते ही मुख्यालय पहुंचेगी शिकायत, साथ ही वीडियो भी कर सकेंगे अपलोड। मंत्री विज का बड़ा ऐलान। 7 लाख परिवारों को बिजली बिल से मुक्ति। हरियाणा में शुरू होगी ये नई योजना। हरियाणा SSC ने CET में बायोमेट्रिक सत्यापन से चूके अभ्यर्थियों को दिया एक और मौका, नया शेड्यूल जारी। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। पशु हमले से पीड़ित परिवारों को मिलेगी आर्थिक सहायता। अब 30 मिनट कम होगा सफर। पानीपत रोहतक रेलखंड पर बढ़ेगी ट्रेनों की स्पीड। हरियाणा में सोलर पैनल लगवाना हुआ अब आसान। बिजली निगम ने जारी किया नया हेल्पलाइन नंबर। हरियाणा में अब मनमर्जी से नहीं होंगे शिक्षकों के तबादले। हाईकोर्ट ने सरकार को दी छूट। फिल्म प्रोड्यूसर प्रहलाद निल्हानी का निधन। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष रहे। गोविंदा को ब्रेक दिया था। 16 और शबनम व आंखें जैसी फिल्में बनाई। और दक्षिण पश्चिमी मानसून 3 दिन की देरी के बाद केरल पहुंचा। अगले 2 से 3 दिनों में इसके गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु तक पहुंचने की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ के असर से 12 जिलों में आंधी बारिश हुई। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही। दोपहर में फरीदाबाद, फतेहाबाद, पलवल, गुरुग्राम, रेवाड़ी और कैथल में बारिश हुई, तो वहीं गुरुग्राम और हिसार में तेज आंधी से जनजीवन भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया। शाम को भिवानी, महेंद्रगढ़ के नारनौल, अंबाला, पंचकुला, सिरसा के रानिया और रेवाड़ी में बारिश दर्ज की गई। तो वहीं कृषि मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन के अनुसार 2 पश्चिमी विक्षोभों के आंशिक प्रभाव के कारण 6 जून तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान बीच बीच में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और हवा की दिशा में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 6 जून तक हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों में बीच बीच में मध्यम से तेज गति की हवाएं चल सकती हैं। साथ ही कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश भी हो सकती है। हालांकि दिन के तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 6 जून तक पूरे प्रदेश में वर्षा की संभावना है। उसके बाद फिर से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हरियाणा में 12 फीट चौड़ाई की सभी सड़कों को अब 18 फीट चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए मार्च तक का समय निर्धारित किया गया है। वर्तमान में बात करें तो 3240 किलोमीटर लंबे लिंक रोड 12 फीट चौड़ाई के हैं, जिन्हें 18 फीट का किया जाना है। इनमें से 1696 किलोमीटर लंबी सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। शेष 1544 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा करने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को हरियाणा विजन 2047 के तहत लोक निर्माण यानी B&R विभाग के अगले 5 साल के रोड मैप व कार्य योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सड़कों के किनारे साइन बोर्ड, बर्म व सफेद पट्टी लगवाना सुनिश्चित करें। साथ ही शहरी क्षेत्रों में धूल मिट्टी व प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों के आसपास पेवर ब्लॉक तथा घास लगवाया जाए। सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, रोहतक व करनाल जिलों में नवंबर तक सड़कों के आसपास टाइलें व ग्रीन एरिया विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रेलवे क्रॉसिंग की फाटकों को मानव रहित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि जहां रेलवे की अनुमति के कारण कार्य अटके हुए हैं, उनकी सूची तैयार करें। वे स्वयं रेल मंत्री से मिलकर इन अड़चनों को दूर करवाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर 50 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक EV चार्जिंग स्टेशन जरूर होना चाहिए, ताकि आमजन में EV वाहनों के प्रति रुझान बढ़ सके। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET ग्रुप C के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि आयोग ने उम्मीदवारों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया दोबारा से शुरू कर दी है। जिनका सत्यापन पहले किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया था और जिनके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए थे, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार जिन उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक प्रक्रिया रुकी हुई थी, वे अब यूजर ID और पासवर्ड के जरिए HSSC पोर्टल पर लॉगिन करके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें बायोमेट्रिक
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की डेट, टाइम और केंद्र से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। निर्धारित तिथि पर समय से पहले केंद्र पहुंचना अनिवार्य होगा। साथ ही उम्मीदवारों को अपने साथ एडमिट कार्ड और वैलिड फोटो पहचान पत्र भी लेकर जाना होगा। आयोग ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे समय पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें। हरियाणा सरकार की दयालु 2 योजना अब उन परिवारों के लिए बड़ी राहत बन रही है जिनके घर में आवारा पशुओं या कुत्तों के हमले से कोई बड़ा हादसा हो जाता है। सोनीपत की उपायुक्त नेहा सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में आने वाले आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि पीड़ित परिवारों को समय रहते आर्थिक सहायता मिल पाए। उपायुक्त ने कहा कि आवारा पशुओं या कुत्तों के काटने से यदि किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है तो उसके परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है और संबंधित व्यक्ति का नाम परिवार पहचान पत्र में भी दर्ज है। बता दें कि दयालु 2 योजना के तहत उम्र के अनुसार आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। 12 वर्ष तक की आयु के लिए 1 लाख रुपए, 12 से 18 वर्ष तक की आयु के लिए 2 लाख रुपए, 18 से 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 25 से 45 वर्ष तक आयु के लिए 5 लाख रुपए और 45 वर्ष से अधिक आयु होने पर 3 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जा सकती है। किसी भी दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवार या फिर व्यक्ति को 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर आवेदन करना जरूरी होगा। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2025 को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बोर्ड की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर परीक्षा केंद्रों की स्थापना के लिए भवनों की सहमति जल्द उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि HBSC भिवानी द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसके अनुसार एस्टेट 2025 का आयोजन 4 जुलाई 2026 यानी शनिवार और 5 जुलाई 2026 यानी रविवार को किया जाएगा। परीक्षा के सफल संचालन के लिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के साथ साथ महेंद्रगढ़ और बहादुरगढ़ उपमंडल में भी परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं कि परीक्षा केंद्रों के लिए CBSE विद्यालयों, राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा तकनीकी शिक्षा संस्थानों के भवनों का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए संबंधित संस्थानों की सहमति प्राप्त करना जरूरी होगा। संबंधित संस्थानों को निर्धारित परफॉर्मा में भवन उपलब्ध करवाने की ऑनलाइन सहमति अब केवल 2 दिनों के भीतर बोर्ड कार्यालय को भेजनी होगी। हरियाणा में सोलर पैनल कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए बिजली निगम ने नई पहल की शुरुआत की है। अब उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगवाने की जानकारी और सहायता देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 988 810 1912 यानी 9888101912 जारी किया गया है। इस नंबर पर मिस्ड कॉल करते ही संबंधित क्षेत्र के बिजली निगम अधिकारी उपभोक्ता से संपर्क करेंगे और सोलर पैनल से जुड़ी पूरी प्रक्रिया की जानकारी देंगे। बिजली निगम का मानना है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को सोलर पैनल योजना और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी सही से नहीं है। कई उपभोक्ता आवेदन करते समय वेंडर का कॉलम खाली छोड़ देते हैं जबकि यह अनिवार्य होता है। वेंडर की जानकारी दर्ज होने पर ही संबंधित एजेंसी उपभोक्ता से संपर्क कर पाती है और आगे की प्रक्रिया पूरी हो पाती है। नई व्यवस्था के तहत अधिकारी न केवल फोन पर जानकारी देंगे जिससे जरूरत पड़ने पर निगम की टीम उपभोक्ता के घर पहुंचकर भी सोलर पैनल लगवाने में सहायता करेगी। इससे आवेदन से लेकर इंस्टॉलेशन तक की प्रक्रिया लोगों के लिए आसान हो जाएगी। बिजली निगम के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए आकर्षक सब्सिडी दे रही है। इससे बिजली बिल कम होगा। उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उपलब्ध करवाना है। सब्सिडी की बात करें तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पर 30,000 रुपए, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए और 3 किलोवाट या फिर उससे अधिक क्षमता वाले सिस्टम पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। पश्चिमी एशिया में बने युद्ध जैसे हालात और उर्वरकों की संभावित कमी को देखते हुए केंद्र और हरियाणा सरकार ने DAP, यूरिया तथा अन्य खाद्यों की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए अब खाद्य वितरण में QR कोड और आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली लागू की जाएगी। हरियाणा में यह उत्तर प्रदेश से सटे यमुनानगर तथा राजस्थान से सटे रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। इन जिलों का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ खाद्य वितरण में अनियमितताओं और कालाबाजारी की सबसे अधिक शिकायतें सामने आ रही थी। इस योजना के लिए भी जल्द गाइडलाइन जारी की जाएगी। कोड स्कैन नहीं होने पर किसानों को ID, आधार नंबर और आवेदन नंबर के जरिए भी यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे पूरे हरियाणा में लागू करने की तैयारी शुरू की जा रही है।
हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों से जुड़ी कैडर परिवर्तन नीति को लेकर चल रहे विवाद के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नई और उपयुक्त नीति बनाने की छूट दे दी है। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई नीति तैयार करते समय शिक्षकों द्वारा उठाई गई सभी कानूनी और व्यवहारिक आपत्तियों, विशेष रूप से भेदभाव, वरिष्ठता और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। दायर याचिका जेबीटी शिक्षकों द्वारा दायर स्थानांतरण व्यवस्था से जुड़ी हुई है। याचिकाकर्ता शिक्षकों का कहना था कि इस नीति के तहत तबादलों के दौरान शिक्षकों को एक से दूसरे कैडर में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे उनकी नौकरी की सुरक्षा, वरिष्ठता, पदोन्नति की संभावनाएं एवं सेवा शर्तें प्रभावित हो सकती हैं। शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया था कि नीति के कुछ प्रावधान मनमाने हैं और इनके कारण असमानता तथा संभावित लैंगिक भेदभाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा नीति के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य सरकार एक नई योजना पर कार्य कर रही है, जिसके तहत 1 किलोवाट लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को भी सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना की विशेषता ये होगी कि लाभार्थियों को बैंक ऋण या फिर गारंटी के लिए किसी बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विभाग के कर्मचारियों स्वयं उपभोक्ताओं के घर जाकर प्रक्रिया पूरी करेंगे और उनकी छतों पर सोलर सिस्टम स्थापित करवाएंगे। इसके बाद ऐसे उपभोक्ताओं का बिजली बिल लगभग शून्य हो जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 1 किलोवाट तक के लोड वाले 7 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि नियमित रूप से बिजली बिल जमा करवाने वाले 5 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस योजना में मिलने वाली सरकारी सब्सिडी के अतिरिक्त शेष राशि उपभोक्ताओं से आसान किस्तों में ली जाएगी तथा इसके लिए भी बैंक ऋण की आवश्यकता नहीं होगी। अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत भी राज्य के किसानों ने बड़ी संख्या में सोलर पंप स्थापित करवाए हैं। हाल ही में योजना का पोर्टल बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी हजारों आवेदन लंबित हैं, जिनका शीघ्र निपटारा किया जाएगा और पात्र किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे। राजधानी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों को जल्द ही नए ट्रैफिक नियमों का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI एक्सप्रेसवे पर अचानक से लेन बदलने वाले वाहनों पर सख्ती करने की तैयारी में है। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर लगे कैमरों के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है, जिसके नियम तोड़ने वालों को स्वतः यानी अपने आप ही चालान किया जा सके। जानकारी के अनुसार राजस्थान क्षेत्र में लगाए गए कैमरों का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा चुका है। अब अगले सप्ताह से हरियाणा क्षेत्र में लगे कैमरों को भी नई तकनीक से लैस करने का काम शुरू होगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद अचानक से लेन बदलने वाले वाहन चालकों की पहचान कर उनका ई चालान जारी किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। एक्सप्रेसवे की तीसरी और चौथी लेन में 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक वाहन चलाने की अनुमति है। दूसरी लेन के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा और पहली लेन के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की सीमा तय की गई है। यहाँ लगभग हर 2 किलोमीटर पर कैमरे लगाए गए हैं। प्रत्येक कैमरे की निगरानी क्षमता तकरीबन 500 मीटर आगे और 500 मीटर पीछे तक की है। इससे एक्सप्रेसवे पर चल रही गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सकती है। हरियाणा के पानीपत गोहाना रोहतक रेल मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल भारतीय रेलवे इस रेलखंड पर ट्रेनों की अधिकतम गति 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर अब 110 किलोमीटर प्रति घंटा करने की तैयारी पूरी कर चुका है। ट्रैक अपग्रेडेशन का कार्य पूरा हो चुका है। करीब 75 किलोमीटर लंबे पानीपत रोहतक रेलखंड पर वर्तमान में ट्रेनों की गति सीमित होने के कारण यात्रियों को अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। गति बढ़ने के बाद इस मार्ग पर यात्रा का समय लगभग आधा घंटा कम हो सकता है। इससे रोजाना हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा, जो नौकरी, शिक्षा, व्यापार और अन्य कार्यों के लिए इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। इस मार्ग से रोजाना कई ट्रेनें गुजरती हैं। इनमें एकता एक्सप्रेस, हरिद्वार एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस शामिल है। इसके बाद जींद सोनीपत रेल मार्ग पर भी ट्रेनों की गति बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में इस ट्रैक पर ट्रेनें तकरीबन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, लेकिन भविष्य में इसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विकसित करने की योजना है। आशा स्कूल हिसार द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तिथि 15 जून है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का 8वीं, 10वीं, स्नातक या फिर अन्य पास होना जरूरी है। ये भर्ती निःशुल्क की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष तय की गई है। बता दें कि ये किन किन पदों के लिए भर्ती होने वाली है, तो आया महिला के लिए मेल हेल्पर पुरुष, स्कूल बस ड्राइवर, आर्ट व क्राफ्ट टीचर, साइकोलॉजिस्ट कम काउंसलर, कार्यालय सहायक कंप्यूटर ट्रेनर पुरुष, तकनीकी सुपरवाइजर पुरुष, स्पेशल एजुकेटर महिला व फिजियोथेरेपिस्ट महिला के पदों पर यह भर्ती होने वाली है। सैलरी 18,000 रुपए पर मंथ मिलेगी।
हरियाणा की सरकारी विभागों में करप्शन खत्म करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। खास बात यह है कि ऐप में केवल 4 ऑप्शन होंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो एक मोबाइल ऐप में एक बटन दबाने से मुख्यालय में कॉल चली जाएगी, जिससे सीधे अपनी शिकायत बता सकते हैं। वहीं दूसरे में वीडियो अपलोड कर सकेंगे तथा एक में ऑडियो का ऑप्शन रहेगा। विशेष यह है कि आप इसमें शिकायत के बजाय सूचना भी दे सकते हैं। अगर आप खुद पार्टी नहीं बनना चाहते हैं तो भी विभाग आपकी सूचना पर एक्शन लेगा। एसीबी चीफ अरशिंदर चावला के अनुसार ऐप आने से लोगों के हाथ में करप्शन के खिलाफ एक हथियार होगा, जिससे लोग सीधे उन तक अपनी पहुंच बना सकेंगे। कई बार लोग शिकायत भेजने या फिर मेल करने की सोचते हैं, लेकिन हर कोई इसे नहीं कर पाता। एसीबी को शिकायत देकर सजा तक पहुंचाने वाले शिकायतकर्ताओं तथा रंगे हाथ पकड़वाने वाले अफसरों को विभाग की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। मारुति सुजुकी ने भारत में पहली फ्लेक्स फ्यूल कार वैगनार फ्लेक्स फ्यूल को पेश कर दिया है। नई वैगनार पूरी तरह से E85 फ्यूल यानी 85% तक एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से चलने में सक्षम है। फिलहाल गाड़ी सिर्फ फ्लीट ऑपरेटर्स और ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स के लिए अवेलेबल होगी। इसी कारण मारुति ने वैगनार फ्लेक्स फ्यूल की कीमतों का खुलासा नहीं किया है। कार के डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन E85 फ्यूल के अनुकूल बनाने के लिए इसमें कई मैकेनिकल अपडेट्स किए गए हैं, जिससे उम्मीद है कि इसकी कीमत पेट्रोल और सीएनजी वर्जन से ज्यादा हो सकती है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी कार को लॉन्च के मौके पर कहा कि सरकार का लक्ष्य है साल 2027 के अंत तक देश में 5000 तक E85 फ्यूल डिस्पेंसिंग स्टेशन लगाने का है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी भरोसा दिया कि E85 फ्यूल की कीमत मौजूदा E20 पेट्रोल के मुकाबले काफी कम रखी जाएंगी। भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 14 अंक की बढ़त के साथ 74,360 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में 11 अंकों की तेजी रही और ये 23,417 के लेवल पर बंद हुआ। मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स में अधिक खरीदारी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,050 रुपए बढ़कर 1,56,000 रुपए हो गया है। हालांकि चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 487 रुपए कम होकर 2,61,000 रुपए पर आ गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,42,975 रुपए हो गया है। इस साल सोने चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिली है। सोना 2026 में अब तक 22,887 रुपए और चांदी की कीमत 30,668 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है। वहीं $1 का दाम 96 रुपए 2 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।